हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में, जिसमें हम आपको कक्षा 10 की मैथमेटिक्स को का सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। जिसमें आपको आप जानते होंगे कि जैसा कि आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देखे होंगे, हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब दो चरों का रहेगा और दो समीकरण मिलेगा, दो चर का दो समीकरण मिलेगा, और रैखिक बहुपद होने का मतलब जिसका अधिकतम घात कितना 1 हो। इसके बेसिक्स जो है वो ऑलरेडी से बता चुके हैं, एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या पिछले वीडियो में बताया गया। जैसा कि बताया गया, कोई भी दो बहुपद दो समीकरण मिल जाएगा आपका। उसका अगर मानक रूप बोले या स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो मानक रूप आपको बताए थे किस टाइप का होता है। मानक रूप आपका a1 x प्लस यहाँ हो जाएगा b1 a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस टाइप का। और दूसरा आपका क्या मिल जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब आपको हमेशा और हमेशा ये दो समीकरण मिलना ही मिलना है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्या था आपका a1 क्या है, a1 जो है आपका x का गुणांक है, लेकिन पहले समीकरण से यानी प्रथम समीकरण में a1 जो है कहीं ना कहीं x का गुणांक है। और क्या था ये आपका b1 क्या है, y का गुणांक है, y का गुणांक। और c1 क्या है, तथा c1 क्या है आपका एक अचर पद है, अचर पद। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम समीकरण में है। और द्वितीय समीकरण में क्या होगा, द्वितीय समीकरण में आपका a2 चलेगा। जो a1 था वहां a2 है, गुणांक है, कोई ना कोई गुणांक होगा। यानी a2 ये भी तो x का गुणांक है, लेकिन दूसरे समीकरण के x का गुणांक है, x का गुणांक। कॉमा b2 क्या है भाई, ये y, इस y का गुणांक है, यानी y का ही गुणांक है, लेकिन दूसरे समीकरण के y का गुणांक। और c2 क्या है भाई आपका, ये भी अचर पद है, लेकिन किसका, दूसरे समीकरण का। बस यही आपको बताने वाले थे। हाँ, अब इन गुणांकों के आधार पर आप क्या बता सकते हो, क्योंकि आपको बताए थे कि कोई भी समीकरण हो वो अगर रैखिक समीकरण बोल रहे हो, इसका नाम ही बोला जाता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। यानी कहीं ना कहीं उसमें हम रैखिक नाम लगाते हैं, रैखिक समीकरण। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रेखा रिप्रेजेंट करेगा, रेखा को व्यक्त करेगा। जैसा कि रेखा आपको कैसे बनेगा, इसको कैसे व्यक्त करते हैं, हम आपको ऑलरेडी से बता चुके हैं। जैसा कि अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उसमें जाके तब की पता ही चल जाएगा कैसे रेखा बनाया जाता है। लेकिन हम जो आपको नियम बताए थे कि इसमें क्या होता है, रेखा का गुण क्या होता है। इसमें जो रैखिक समीकरण बनता है, यानी इन दोनों से दो रेखाएं बनेगी, तो उनमें गुण क्या होता है, वो रेखाएं हो क्या सकती हैं। तो रेखाएं हो सकती हैं, मतलब समीकरण से जो बनने वाले हैं, यानी समीकरण से निरूपित रेखाएं जो है, रेखाओं में क्या गुण होता है, रेखाओं के गुण, या कह सकते हो किस तरीके से गुण व्यक्त करती हैं, तो वो ध्यान दीजिएगा। तो पहला आपको बताए थे क्या भाई, समांतर, या समांतर करना समझो तो पहले प्रतिच्छेदी लेते हैं। चलो प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी थी भाई। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का ये गुण था कि इसमें जो एक गुणांक है उनका अनुपात करिए, यानी a1 से a2 का अनुपात करिए, और b1 से b2 का अनुपात करिए, और c1 अचर पद का भी आपस में अनुपात करिए। ये कहीं भी बराबर ना हो, आपस में बराबर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है प्रतिच्छेदी रेखाएं तब व्यक्त होगी जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो किसके, b1 अपॉन b2 के।
मेन तो इतना ही कंसेप्ट है। हालांकि बुक में ऐसे भी दिखा रहता है, इससे मतलब नहीं है। ये थर्ड वाला C1/C2 ये चाहे प्रूफ हो चाहे ना हो, ये C1/C2 किसी के बराबर भी रहे तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक से बराबर रहेगा लेकिन अगले के तुरंत बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें नॉट इक्वल ऑलरेडी से लग चुका है। तो यानी ये वाला चीज अगर प्रूफ हो जाए इतना कि A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो समझ जाओ वहां प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं एक दूसरे को काटती हैं एक बिंदु पर। यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, जैसे हम यहाँ पर एक रेखा को हम ऐसे दिखा दिए, दूसरी रेखा को ऐसे दिखा दिए, तो ये इसका नाम दे दिए AB, इसको CD। ये कोई ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई पहले ये जो रेखाएं हैं कोई समीकरण से आए होंगी, किसी न किसी समीकरण से आएंगी, और समीकरण से आई होंगी तो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह काटती है भाई, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हमेशा एक बिंदु, केवल एक बिंदु पर, इसी को कहते हैं जब एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर कटे, केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर, तो केवल एक बिंदु का मतलब इसी को अद्वितीय भी बोलते हैं, अद्वितीय। यानी ये इसका जो हल होगा, तो जितने बिंदु पर आप लोग जानते हो, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया कि जब रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर टच करे, यानी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उन दोनों का बिंदु समान होना चाहिए, जो इसके लिए है वही इसके लिए भी हो, तो वो उभयनिष्ठ बिंदु ही होगा। उभयनिष्ठ बिंदु इसमें एक जगह, केवल एक जगह मिलता है, इसलिए इसका हल जो मिलता है वो अद्वितीय हल मिलता है। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल मिलता है, कह सकते हो, इसके एक से अधिक हल नहीं मिल सकते, सिर्फ एक हल मिलता है। अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं कैसी थी भाई, समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाओं में ये गुण था कि इनका अनुपात करिए, किनका, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो इनमें A1/A2 जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, B1/B2 के। लेकिन ये थर्ड वाले के नॉट इक्वल रहेगा, यानी C1/C2 कहीं ना कहीं इन दोनों से डिफरेंट रहेगा, यानी कह सकते हो कि इन दोनों से अलग रहेगा, क्योंकि ये तो आपस में बराबर है, लेकिन अगला लास्ट वाला जो अचर पदों का गुणांक है उनका अनुपात आपस में बराबर नहीं है। तो ये चीजें अगर प्रूफ हो जाए कभी किसी क्वेश्चन में आपको दिया रहे, तो समझ जाओ कि वहां समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं होती कैसी है भाई, तो देखो समांतर रेखाएं एक समान दिशाओं में होती हैं। समान दिशाओं का मतलब जैसे आपका कोई ऐसी रेखा है, जैसे कि आप एक ब्रेंज को देखते हो, तो ब्रेंज का एक सिरा ऐसे है, मतलब एक किनारा ऐसे है, तो दूसरा किनारा इसी सामने लग जाएगा। क्या ये दूसरे एक दूसरे को कभी मिलती हैं, नहीं मिलती। हालांकि इधर कहीं कटा रहेगा, लेकिन ये वाली तो एक दूसरे से नहीं मिली ना, तो यानी समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। जब काटती नहीं तो उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं। उभयनिष्ठ बिंदु होगा नहीं तो इसके कल कोई हल मिलने का चांस ही नहीं, मतलब इसका कोई हल नहीं होता। ये नोट पॉइंट करते रहिएगा, इसका सॉरी ठीक है, पर मतलब इसका कोई हल नहीं प्राप्त होता, कोई हल नहीं प्राप्त होता है। अब इसके बाद लास्ट वाला थर्ड वाला भी बताया था एक और, कैसा, संपाती। ध्यान दीजिएगा, संपाती रेखाएं। संपाती क्या होती है, संपाती रेखाएं, इनमें क्या गुण था कि भाई एक ही रेखा रहे, लेकिन एक ही रेखा पर आप उसको दो नाम से बताओ। जैसे मैं कहूं कि ये एक रेखा है जिसका नाम मैंने कहा AB है। क्या है, AB भाई, एक रेखा है AB, और AB को मैं बढ़ाते हुए कुछ आगे तक ले जाऊं और इसमें मैं कोई नया नाम जोड़ दूं, C। तो ध्यान दो, मैं इस रेखा को मैं AB लिख सकता हूं, या फिर कहीं दूसरी जगह से BC भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, BC। तो ये क्या AB लिखने से या BC लिखने से अलग अलग नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन क्या ये रेखा चेंज हुई, नहीं हुई। मतलब रेखा AB बोले तब भी वही रेखा रिप्रेजेंट हुई जो BC बोलने से आ रही है। तो जब एक ही रेखा पर दो नाम, या कह सकते हो एक ही चीज पर दो चीजें, जैसे हम ये मार्कर रख दे भाई, आपको एक बार बताए थे, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। ये मार्कर है और आपको सामने से देखना है, मैं इसके जस्ट सामने ही ये लगा दूं
तो ये इसको इस पर ही आ गया, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हो जो रेखाओं में एक दूसरे पर ही रेखाएं आ जाए। तो कहने का मतलब है जैसे इसके सारे पॉइंट्स आपके सामने से सब के सब इससे मिल रहे होंगे पीछे वाले से, तो ऐसे ही रेखाओं पर ही रेखाएं आ जाए, वैसे समझ लो, या ऐसे कहो कि एक ही रेखा पर दो नाम आ जाए, तो तब तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं कहते हैं। यानी कह सकते हो एक रेखा के सारे बिंदु दूसरे रेखा पर है, एक रेखा के सारे बिंदु दूसरी रेखा पर है, तो कहने का मतलब इसमें कोई बिंदु बचा ही नहीं है ऐसा कि जो एक दूसरे को टच ना करे। तो कह सकते हो इसमें रेखा में अनंत अनंत बिंदु होते हैं, और एक रेखा पर ही दूसरा रेखा आया है, इसका मतलब इसके सारे बिंदु एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सारे बिंदु टच कर रहे हैं, तो मतलब इसके सारे हल, यानी एक रेखा के जितना भी हल होगा, यानी इस रेखा का जो हल होगा वही इसके भी हल होंगे। तो कह सकते हो इसके अनंत हल हैं तो अगले के भी अनंत हल होंगे। इस तरीके से इस संपाति के अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट कह सकते हो, या अपरिमित रूप से हल होते हैं। लेकिन यह अपरिमित रूप से कैसे प्रूफ होगा, मतलब क्या इसके संबंध है, तो इसके लिए हम बताए थे, एक बार ध्यान दीजिएगा। इसमें भी वही अनुपात करिए, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल, सॉरी a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन, सॉरी यहाँ b1 रहना चाहिए, b1 अपॉन b2, और इसके इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2। यानी इसमें सारी चीजें आपस में बराबर होते हैं, कोई ऐसा चीज नहीं है कि बराबर ना हो, यानी सभी अनुपात कह सकते हो बराबर, गुणांकों का, अचर पदों का, सबका गुणांक बराबर होता है। और इसके लिए मैंने चित्र आपको समझा दिया है, बता दिया है, समझ जाइए यही कि एक रेखा पर ही दूसरी रेखा आ जाए। तो क्या कहने का मतलब है, इसमें इसमें आपका मतलब है कि इसमें अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से हल वही बोलते हैं, अपरिमित रूप से हल। अब बात करते हैं कि और टाइप को क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है। तो एक आता है इसी टाइप, पूरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, संगत पूछेगा कि जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दिया a1x प्लस b1y प्लस c1, इस टाइप के दो समीकरण, हालांकि आपके बुक में दिया रहेगा अगले एक्सरसाइज में, लेकिन उसमें पूछेगा कि संगत निम्नलिखित संगत मतलब निम्नलिखित दिए गए रैखिक समीकरण संगत है या असंगत है। तो पहले एक नोट पॉइंट करके लिखिएगा, पहले संगत कहते किसको है, संगत की पहचान क्या है, कैसे पहचान करेंगे कि संगत कौन सी कौन सी दो समीकरण संगत हो सकती है। तो संगत के लिए नोट पॉइंट करके लिखिएगा, संगत क्या होती है, संगत होती है यानी वे रेखाएं जिनके हल प्राप्त हो। अब हल कौन प्राप्त हो, एक हो प्राप्त हो, दो हो, उससे मतलब नहीं है, चाहे अनंत अपरिमित हो, जैसे इसमें अपरिमित है, बस हल प्राप्त होना चाहिए। जो भी हल प्राप्त होगा समझ जाओ कि उसको संगत रेखाएं कहलाएंगी। यानी वे रेखाएं, या कह सकते हो उन समीकरणों से प्राप्त रेखाएं जिनके हल प्राप्त हो, अब वो हल चाहे जितने भी हो। तो सीधी बात है, हल किसके किसके प्राप्त होते हैं, तो हल आप देखें, प्रतिच्छेदी भी एक बिंदु पर मिलता है, एक ही हल प्राप्त होता है, लेकिन होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं इसके हल प्राप्त होते हैं। इसलिए इसमें दो प्रकार की रेखाएं आएंगी, जो कि इन तीनों में से एक कौन, पहला वाला प्रतिच्छेदी, क्योंकि इसका भी हल प्राप्त होता है, एक तीसरा वाला कौन, संपाती। यानी कह सकते हो संगत वे रेखाएं हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ब्रैकेट में यहां लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी प्रतिच्छेदी रेखा प्रूफ हो जाए, प्रतिच्छेदी रेखा, तो समझ जाओ कि वहां ये संगत होगी, यानी ये संगत रेखाएं भी है, प्रतिच्छेदी रेखा है तो संगत रेखा भी है। और तीसरा संपाती रेखा भी अगर प्रूफ हो गया कि संपाती रेखाएं हैं, तो ये भी संगत, समझ जाओ कि ये भी, सॉरी यहाँ रेखाएं रहेगा, रेखाएं, तब भी आप समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं क्या है, इसके ये संगत है। और दूसरा होता है असंगत। तो असंगत के लिए बचा कौन भाई, एक ही, जिसका हल प्राप्त न हो। तो जैसा कि नाम ही है संगत, संगत का उल्टा क्या होगा, असंगत। असंगत का मतलब होगा कि वे रेखाएं जिनके हल प्राप्त न हो, वे असंगत का मतलब क्या है, वे रेखाएं जिनके हल प्राप्त न हो,
ये ध्यान दीजिएगा, ये बस इतना पॉइंट है अगले एक्सरसाइज के लिए, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यही इतना आप ध्यान दीजिएगा, इसी पर पूरा एक्सरसाइज है कि इतना चीज आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। हाँ, ये दोनों नहीं बताए थे, ये दोनों अब समझ लीजिए, पॉज करके वीडियो देख सकते हैं आप लोग और समझ सकते हैं कि वे रेखाएं जिनके हल प्राप्त हों, तो हल दोनों को प्राप्त होते, प्रतिच्छेदी और संपाती। संपाती का अनंत होते हैं, उससे क्या मतलब है भाई, होते हैं ना, हल तो मिलते हैं। अभी हालांकि आज का जो आपका बुक का मतलब क्वेश्चन बनता है, हालांकि आप अगर इल्यूमिनेशन लॉ मतलब वो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल अगर आप सीख लिए होते तो ऑलरेडी से जानते हो कि उससे हल निकालना ही जानते हैं। अगर वो एक्सरसाइज पहले पढ़े होते तो आप इसको समझने में आसानी होता है। अब क्या करें भाई, कुछ ऐसा है कि ये आपका उल्टा दे देता है, पहले ही हल आपको मिला नहीं लेकिन पहले उसी टाइप पर क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए क्या करें भाई, जैसा दिया है वैसा बस इस पर ध्यान देते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एक्सरसाइज पर को चलते हैं सीधा। एक्सरसाइज कौन सा है, 3.1। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम बताते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन कि आप कैसे क्वेश्चन पूछता है कि जिसको आपको समीकरण बनाना होता है। समीकरण बनाता है तो बहुत सिंपल सा, मैं अपने से एक एग्जांपल लूंगा कि उसको समीकरण बनाने के लिए आपको क्या थिंकिंग चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछता है और कैसे उसका थिंकिंग बनाओगे। कोई भी शब्द देखो, बहुत बड़ा स्टेटमेंट बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन अगर उसको ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो अपने आप उस समीकरण को बना लोगे, बहुत आसान होता है। ध्यान दीजिएगा, अब ये इरेज करते हैं, नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। इधर से ये एक दुकानदारी पर, कोई दुकान पर जाते हैं जैसे आप लोग किसी स्टेशनरी पर, तो कोई चीज खरीदते होंगे, मान लीजिए पढ़ने लिखने वाले कोई दो सामान खरीद लिए। अब एक कॉपी है, एक कॉपी जो लिखने के लिए आप यूज करते हो, मान लो है आपका 20 रुपए का। और एक पेन है जो है आपका, एक पेन, ध्यान दीजिएगा सब एक बात हो रही है, एक है 5 रुपए का। अब मैं इसका दाम वैसे मैं ऑलरेडी से लिख चुका हूं, लेकिन मैं स्टेटमेंट जब बनाऊंगा तो इस चीज को आपको दिया नहीं रहूंगा, इसको मैं बोला ही नहीं रहूंगा कि ये है इतना का, लेकिन ये आप उसी के आधार पर एक काम करेगा। स्टेटमेंट से बाद में सॉल्व कर सकते हो किसी विधि से, लेकिन पहले स्टेटमेंट मैं कैसे बनाऊंगा। मान लीजिए, अगर सोचिए कि मैं 2 कॉपी लिया, कितना, 2 कॉपी और 4 पेन लिया, कितना, 4 पेन और 2 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, और 4 पेन का कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, यानी टोटल 60 रुपए हो। तो मैं ऐसे कहूंगा, देखो ऐसे कहूंगा, 2 कॉपियों सॉरी यहां यूं रहेगा, 2 कॉपियों तथा 4, कितना, 2 कॉपियों तथा 4 पेन का दाम कितना है भाई, 60 रुपए। यानी दोनों को मिलाकर, 2 कॉपियां और 4 पेन जब दोनों को मिलाकर खरीद रहे हो तो इसका 60 रुपए दाम है, 60 रुपए है। अब मैं इसी एक और स्टेटमेंट बना सकता हूं, चलो मैं कॉपी को मैं कर रहा हूं 3 ठो है, या कॉपी को मान लो एक ही कर दें, कॉपी एक ही है और मैं इसको चेंज करता हूं। चलो 5 से मैं इसको कितना कर दिया भाई, अरे इसको 4 से मान लो ये कितना कर दिया, 5 कर दिया, 5, तो ये कितना हो जाएगा। अब इसी में मैं लगा सकता हूं तथा, ठीक है, तथा शब्द लगाकर मैं ऐसे कर सकता हूं। तो टोटल एक ही कॉपी अब हो गया तो 20 रुपए, और 5 पेन का मतलब, अब जो 4 पेन की जगह 5 पेन करोगे तो 25 हो जाएगा। तो टोटल कितना, 20 और यहां से 25, ये 25 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 55 रुपए आएगा। तो कितना हो गया, तथा ऐसे कहूं, एक कॉपी तथा कितना, 5, अंक में ना लिखते हैं क्योंकि अंक में लिखेंगे तो आप सोचेंगे कि बस ये कोई संख्या है, नहीं 5, यहाँ एक को एक लिख देते हैं शब्दों में, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कभी भी मिलेगा तो अक्सर शब्दों में ही मिलेगा। तो क्या, 5 पेन का दाम कितना है भाई,
अब टोटल, क्योंकि अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, यहां तक एक स्टेटमेंट होगा आपका, जो पहला स्टेटमेंट 60 रुपए का बताया, अब दूसरा तथा के बाद लगा एक कॉपी, मतलब अब एक कॉपी है तथा 5 पेन है, यानी एक कॉपी लिए और 5 पेन फिर से लिए चेंज करके, मतलब जो पहले लिए थे उस टाइप का नहीं, अब दूसरा टाइप का, मतलब कि आपका कॉपी की संख्या चेंज हो गई और पेन का भी संख्या चेंज हो गया, लेकिन मिलाकर देखा जाए तो इन दोनों से कुल कितना रुपए बना, तो 55 रुपए बना, 55 रुपए है। तो दो स्टेटमेंट बन गए, एक यहाँ 60 रुपए के लिए, एक 55 रुपए के लिए। अब बताओ पहले क्या क्या कि इन दोनों से, यानी इन दोनों स्टेटमेंट से, या कह सकते हो इन दोनों तथ्यों से, इन दोनों तथ्यों से, दोनों तथ्यों से क्या करोगे, एक मतलब क्या कह सकते हो, रैखिक समीकरण बनाओ, रैखिक समीकरण युग्म बनाओ, समीकरण युग्म बनाओ। अब कहोगे कि सर हमें कैसे बनाएं, तो देखो यार, अगर हम इरेज भी करते हैं, सपोज ये पूरा जो जानकारी ऑलरेडी से मैं जानबूझकर इसलिए बताया ताकि आप समझ सको कि ये हाँ उतना ही रुपए होगा। अब मैंने सिर्फ इतना बोला था, मान लीजिए ये सब पूरा वो जानकारी वाला जो दिए थे हम कि 20 रुपए एक कॉपी का है, ये है। अब बुक में मिलेगा तो वो सब तो लिखा नहीं रहेगा एक्चुअल वैल्यू, बस ऐसा ही सोचो, एक क्वेश्चन बन गया ना कि 2 कॉपियों तथा 4 पेन का दाम 60 रुपए है, एक कॉपी तथा 5 पेन का दाम 55 रुपए है। अब इसका युग्म बनाओ रैखिक समीकरण, तो हम अपने से एक कॉपी, क्योंकि कॉपियों का एक्चुअल मूल्य है कितना आपको मालूम ही नहीं है, तो यक्स मान लेते हैं, और पेन का दाम एक्चुअल में कितना है नहीं मालूम है, तो जब नहीं मालूम होता तो उसी को तो माना जाता है, तभी तो अलजेब्रा काम करता है वहां। तो सीधी बात है, यहां हम मान लेंगे, माना एक का, या कह सकते हो प्रत्येक का, एक लिखो चाहे प्रत्येक लिखो, मतलब वही होगा प्रत्येक का मतलब हर एक कॉपी उतने का ही है, एक सिंगल कॉपी, यानी प्रत्येक कॉपी तथा पेन, मतलब ये ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक शब्द लग गया तो मतलब एक कॉपी और एक पेन की बात हो रही है, या ऐसे शब्द बना सकते हो आप अपने से कि एक माना एक कॉपी तथा एक पेन का दाम, तो हम शॉर्ट में थोड़ा जल्दी लिखने के लिए लिख दिए ऐसे, प्रत्येक कॉपी तथा पेन का दाम क्रमशः कितना है भाई, x रुपीज, यानी रुपए x तथा y है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं ना, वो ऑलरेडी समझाने के लिए बताए थे कि ऐसा टाइप का बन सकता था, लेकिन अब तो आपको मालूम ही नहीं कि कितना है, तो हम मान लिए कि एक कॉपी का जो दाम होगा वो एक कॉपी जब खरीदोगे तो कितना x रुपए दोगे, और जब दूसरा पेन भी एक ठो खरीदोगे तो y रुपए मिल जाएगा, y रुपए का हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ पहले स्टेटमेंट जो कि यहाँ तक का है, यहाँ तक का स्टेटमेंट है इसके ऊपर का, तो वहां तक आप 2 कॉपी, यानी जो पेन लिए हो एक ठो नहीं 2 ठो लिए हो, तो यानी कह सकते हो प्रथम तथ्य के अनुसार, क्या है भाई, दो कॉपी हैं, यानी 2 कॉपियां हैं, 2 कॉपी, और 2 कॉपी क्योंकि मूल्य उसका है, 2 कॉपियों का मूल्य है, मतलब का मूल्य प्लस, क्योंकि उसी में तो मिला रहे पेन का भी मूल्य मिला रहे ना, तो प्लस होता है, यानी दोनों को जब कह देते हो कि यार 2 कॉपियां तो 4 पेन, मतलब उनको मिला लिए कहीं ना कहीं, तो उसी को तो कहते हैं प्लस होना, यानी जोड़ना। तो ये भाई 2 कॉपियों का मूल्य प्लस 4 पेन का दाम, यानी 4 पेन का दाम, और इन दोनों को मिलाकर 2 कॉपियों का मूल्य प्लस 4 पेन का दाम, तो भाई कितना टोटल मिलाकर 60 रुपए ही है ना, बस इस स्टेटमेंट से। अब सोचो 2 कॉपियां, अब माने कितना थे x, तो यानी ये कितना हो गया 2 का मतलब 2 इंटू x, यानी 2x हो गया कॉपी का मूल्य, और कितना 4 पेन का मतलब 4y कितना हो गया आपका ये पेन का दाम, तो सीधी बात है बराबर कितना 60। तो ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं 2x प्लस कितना बन गया 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना 60। अब 60 को ला सकते हो इधर, तो जब जैसे ही इधर लाओगे कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 4y माइनस कितना हो जाएगा 60, यानी 60 बराबर कितना 0। अब क्या ये समीकरण नहीं बन गया, एक सिंपल समीकरण बन गया। तो समीकरण बनाने में कितना क्या कोई हार्ड है, बहुत
स्टेटमेंट को पढ़ो, उसके अनुसार आप बनाते जाइए, लिखते जाइए, अपने आप स्टेटमेंट बन जाएगा, कुछ ना कुछ देगा, आंसर आ जाएगा। अब ये समीकरण, पहले ये मैंने कहा समीकरण बनाना सीखो, तो समीकरण बहुत ही आसान है बनाना। अब दूसरा, क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट था, प्रथम था, तो प्रथम के अनुसार एक समीकरण बना लिए, लेकिन आपको हमेशा मैंने कहा दो समीकरण मिलेगा तभी तो हल मिलता है, या दो समीकरण। तो यहाँ पर दूसरा तथ्य भी है, तो दूसरे तथ्य के अनुसार कितना हो जाएगा, दूसरे तथ्य के अनुसार, दूसरे तथ्य के अनुसार क्या हो जाएगा, तो दूसरे तथ्य के अनुसार आपका हो जाएगा कितना, तो भाई वही, अब दाम तो वही है, एक्स है, एक का और एक कॉपी का और एक पेन का, लेकिन हाँ संख्या बदल गई है, अब कॉपी आपकी एक ही है। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक कॉपी हो भाई, एक से ज्यादा नहीं, एक ही सिंगल कॉपी है, यानी अब आपका एक ही कॉपी है, एक कॉपी, कॉपी का मूल्य प्लस कितना, पेन कट है, अब पेन बढ़ गया है भाई, 5 हो गया, 5 पेन का दाम। तो भाई सीधी बात है, आप एक कॉपी का मतलब एक का इंटू एक्स में कर दोगे, और यहाँ हाँ इन सब का मिलाकर कितना 55 रुपए ही है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस कितना 5 इंटू वाई, क्योंकि दाम आपका पेन का दाम, यानी एक 5 पेन है तो 5 इंटू वाई हो जाएगा, बराबर कितना 55। और रिजल्टेंस कितना आ गया, 1 इंटू एक्स करते हो तो रिजल्ट आता है एक, सिंपल एक्स ही आ जाता है, प्लस 5 वाई करोगे तो बस 5 वाई हो जाएगा, 5 वाई बराबर कितना 55। अब इधर ले आओगे तो x प्लस 5 वाई माइनस कितना 55 बराबर 0। मैं इस टाइप का मैं क्यों बनाना चाहता था, कि ताकि मैं बता दूं कि ये कहीं ना कहीं इससे मैच करोगे, तो ध्यान दो a1x यानी इससे पूरा मैच किया जाए, तो ये आपका पहला जो समीकरण है वो किससे, इसके अनुसार कितना हो गया 2x प्लस 4y माइनस 60 इक्वल टू कितना 0, यानी और इससे ये दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण में बस चेंज हो गया है सब, कितना हो गया सिंगल x प्लस कितना 5y कितना माइनस 55 इक्वल टू कितना 0। अब सोचो क्या ये कोई भी, ये मानक रूप का मतलब कोई भी दो समीकरण रहेंगे तो उससे आप तुलना करोगे तो उनके गुणांक अपने आप पता चल जाएंगे कि यार a1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, a1 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू क्या है। अब सोचो a1 का वैल्यू अगर इन दोनों समीकरणों के लिए देखा जाए तो a1 का वैल्यू यानी a1 x पहले समीकरण है तो ये भी पहला समीकरण है, x के आगे क्या है 2, यहाँ a1 है तो यानी a1 का वैल्यू कहीं ना कहीं 2 ही है, प्लस में है 2, और क्या a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी a2 नहीं b1 का वैल्यू, तो b1 का मान कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा 4, और c1 की जगह, तो c1 तो प्लस में है भाई लेकिन यहाँ माइनस है, तो मैंने कहा था माइनस में ही वैल्यू आ जाता है, यानी c1 का वैल्यू माइनस 60 हो गया। अब सोचो ऐसे ही a2 का वैल्यू कितना दिख रहा है, कितना आपका यहाँ कुछ नहीं है तो आगे गुणांक किससे आया था भाई, ये किससे आया था 1 से ही तो आया था, कुछ नहीं आगे गुणांक है तो समझ जाओ 1 है वहां, और b2 कितना हो जाएगा भाई, अब कितना 5 है तो 5 ही हो जाएगा, और c2 ऑलरेडी से आप देख रहे हो कि c2 कितना है माइनस में है तो माइनस 55 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुलना करते हैं, तुलना करना बहुत आसान है कोई भी दो समीकरण के लिए। पहले हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है वो आपका समीकरण को फॉर्मेशन मतलब समीकरण को बनाने पर है, तो मैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको, जैसा कि दो उसमें क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनका ग्राफी विधि से हल करिए। तो ग्राफी विधि से हल करते हैं अब सीधा। अभी तो मैं फॉर्मेशन मतलब समीकरणों को बनाने का तरीका बताया, तरीका बहुत ही आसान है, बस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और उसके बाद उसी के अनुसार अपने आप तथ्यों को रखिए, अपने आप समीकरण बनकर आ जाएगा, निकल जाएगा, बहुत ही आसान है। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराते हैं। ये तुलना था, समझाना था, समझ लिए भाई।